Hello students, today we are going to learn about the topic heredity and evolution. देखो, हम लोगों ने हमारी लास्ट क्लास में हेरिडिटी के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था. हमने ये जान लिया है कि हेरिडिटी यानी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स. तो जब भी कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होता है तो उस चीज़ को हम कहते हैं हेरिडिटी. इसके अलावा हमने ये देखा कि एक साइंटिस्ट थे मेंडल नाम के, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और उन्हीं के कारण हम इस ब्रांच को, जो साइंस की ब्रांच है जेनेटिक्स, से समझ पाए हैं. क्योंकि मेंडल ने 7 लॉन्ग ईयर्स तक कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उनने वो एक्सपेरिमेंट्स पी प्लांट पे करे. तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि एक सिंगल कैरेक्टर कैसे इनहेरिट होता है. तो उस कंडीशन में मेंडल ने तो ऐसे प्लांट्स लिए थे जिनमें बाकी सारे कैरेक्टर सेम है और उनका सिर्फ एक एक कैरेक्टर डिफरेंट है. बट राइट नाउ जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हम कि जब दो कैरेक्टर्स अलग हों तो ये ट्रांसमिशन कैसे होता है. क्या ये दो कैरेक्टर्स आपस में एक दूसरे से बड़े डिपेंडेंट हैं, क्या ये एक दूसरे से लिंक्ड है, या इनको एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है. तो मेंडल ने ये जानने के लिए परफॉर्म किया इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस. तो जब भी हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो इसमें हमें लेने हैं 2 प्लांट्स. और ये जो प्लांट्स हम लेंगे बेटा, ये प्लांट्स होंगे हमारे अगेन होमोजाइगस. तो हम 2 कैरेक्टर्स सपोज कर लेते हैं और कैरेक्टर्स भी वही ले लेते हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक में. तो हमारी टेक्स्ट बुक में है कि उनने एक प्लांट लिया जिसकी सीड उनने राउंड शेप की ली और राउंड के साथ साथ जो उसका कलर था वो था ग्रीन. और जो दूसरा लिया वो लिया रिंकल्ड और जो कलर था वो था येलो. अब क्योंकि मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर चुके थे तो मेंडल को ये चीज़ ऑलरेडी मालूम थी कि राउंड और रिंकल्ड में से राउंड एक डोमिनेंट ट्रेट है और येलो और ग्रीन में से येलो एक डोमिनेंट ट्रेट है. तो ये इन्फॉर्मेशन मेंडल के पास ऑलरेडी थी. तो ये इन्फॉर्मेशन आप ना भूल जाओ, इसीलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ कि येलो डोमिनेंट है और राउंड डोमिनेंट है. तो आप जानते हो कि मेंडल ने अगर उसके लिए y लिया होगा तो हमें ग्रीन के लिए क्या लेना है, स्मॉल y. तो स्मॉल y रिप्रेजेंट करेगा ग्रीन को और स्मॉल r रिप्रेजेंट करेगा रिंकल्ड को, क्योंकि कैपिटल Y है येलो और कैपिटल R है राउंड. ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है. मेंडल ने अब सेलेक्ट करे हमारे 2 पेरेंट्स. इन 2 पेरेंट्स के बाकी सारे कैरेक्टर्स सेम रखने हैं सिवाय ये 2 कैरेक्टर्स डिफरेंट रखने हैं. और हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये कैरेक्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं, इनका आपस में कुछ एक दूसरे से लेना देना है या नहीं, ये अपने अपने हिसाब से आगे ट्रांसफ़र होने वाले हैं. तब हमने माना कि एक कैरेक्टर है राउंड, एक कैरेक्टर है एक कैरेक्टर है सीड का शेप और एक कैरेक्टर है सीड का कलर. अब आपको ये पता है हर कैरेक्टर के लिए एक जीन होती है. तो क्रोमोसोम के ऊपर कोई एक जीन होगी जो उसको कलर दे रही है, कोई एक जीन होगी जो उसको शेप दे रही है. ठीक है, तो ये अलग अलग क्रोमोसोम्स पे भी हो सकती हैं, हो सकता है सेम क्रोमोसोम पे भी हो. तो ये डिपेंड करता है. अब मेंडल ने कहा था कि होमोजाइगस लेता है, मैं वो मतलब प्योर लाइन लेता है. तो उसने जो लिया होगा वो लिया होगा कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल Y कैपिटल Y. तो ये हो गया हमारा होमोजाइगस राउंड ग्रीन. और यहाँ हो जाएगा स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y. तो ये हो जाएगा होमोजाइगस रिंकल्ड और येलो. ऐसे 2 प्लांट्स को लेने के बाद मेंडल को कराना है इनको क्रॉस. तो अगेन मैं आपको बता चुकी हूँ, क्रॉस करना मतलब कुछ नहीं, पॉलिनेट करने देना यानी ब्रीड करने देना ताकि इनकी सीड्स नहीं बन सकें. इस कंडीशन में बनेंगे कुछ गैमेट्स. और यहाँ पर अब जब गैमेट बनेंगे तो आप जानते हो 2 में से कोई एक जाएगा. तो इन दोनों में से हो सकता है ये वाला R चला जाए, इन दोनों में से ये वाला Y चला जाए. लाइकवाइज ये R और ये Y भी साथ जा सकते हैं. बट क्योंकि यहाँ पे तो सभी सेम है तो मैं 4 बार लिखूँ चाहे 1 बार लिखूँ मतलब एक ही है. तो हर गैमेट ऐसा ही बनेगा, मतलब उसमें एक कैपिटल R और एक स्मॉल y वाली एलील है. और यहाँ पर जो गैमेट बनेंगे वो भी ऐसे बनेंगे कि एक स्मॉल r और एक कैपिटल Y वाली एलील उनमें प्रेजेंट होगी. अब जब ये दोनों गैमेट्स फ्यूज़ करेंगे मतलब आपस में आकर कंबाइन करेंगे तो इनके कॉम्बिनेशन से जो प्लांट मेंडल को मिला वो प्लांट कहलाएगा F1 जनरेशन का प्लांट. और F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, वो आएंगे कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल y. अब देखो जब मेंडल ने देखा ना कि कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y इस तरीके का जीनोटाइप मिल रहा है या इस तरीके का प्लांट मिल रहा है तो इसने देखा कि सारे के सारे F1 प्लांट्स जो हैं वो
राउंड और येलो हैं। तो उसने देखा कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स थे F1 जनरेशन में, दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो गए। तो मेंडल को पता था डोमिनेंट कैरेक्टर्स क्या होते हैं, और उसको ये भी दिखाई दे गया कि भैया सारे के सारे राउंड और येलो हैं, दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर्स ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है। अब मेंडल ने सोचा कि चलो ठीक है, जैसे मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इसको सेल्फ पॉलिनेट होने दिया था, वैसे ही मैं इसको यहाँ पर भी सेल्फ पॉलिनेट होने देता हूँ। तो उसने क्या किया, इनके बीच में होने दिया सेल्फिंग, मतलब सेल्फ क्रॉस। जब इन प्लांट्स के बीच में सेल्फ क्रॉसिंग होती है तो उसके बाद इनके भी गैमेट्स बनेंगे। अब क्योंकि देखो इनमें अलग अलग टाइप के एलील्स है ना, तो गैमेट में वैरायटी आएगी। तो यहाँ पर कैसी वैरायटी आएगी, हो सकता है एक गैमेट में ये वाला आर और ये वाला वाई गया हो, वहीं ये भी हो सकता है एक में ये वाला आर और ये वाला वाई गया हो, छोटा वाला। फिर ये भी हो सकता है कि स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई गया हो, और ये भी हो सकता है कि स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई गया हो। तो ये क्या है, ये सब हमारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि गैमेट में किस किस तरीके से जीन्स गई होंगी, या कौन कौन सा एलील कहाँ कहाँ से कॉम्बिनेशन में गया होगा। तो 4 अलग अलग टाइप के गैमेट्स यहाँ से बन रहे हैं। जैसे इस प्लांट के बनेंगे, क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेशन है, तो मेल गैमेट में ये है, फीमेल गैमेट में भी यही है, तो ये भी ऐसे ही बनेंगे सेम सेम। तो ये भी हो जाएंगे आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इस तरीके से हमें बहुत सारे गैमेट्स मिलेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें वापस से एक स्क्वायर बनाना है, जो हमने पुनेट स्क्वायर बनाना सीखा था उसी तरीके से, बट वहाँ पर 2 गैमेट होते थे तो हम 4 स्क्वायर बनाते थे। यहाँ पर 4 गैमेट हैं, इसीलिए हम 16 स्क्वायर्स बनाएंगे। ठीक है, तो वहाँ 2 का स्क्वायर 4 होता था, यहाँ 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो अब जब हम ये बनाएंगे बेटा, तो हम थोड़ी सी जगह कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह कम पड़ रही है बनाने। ठीक है, तो वो गैमेट वहाँ लिखे रहने देती हूँ ताकि याद रहे क्या थे, और यहाँ बना लेते हैं अपना स्क्वायर। तो यहाँ बनेगा हमारा स्क्वायर, ठीक है, तो ऐसे 4 और फिर ऐसे 4। और अब क्या करना है, एक साइड मेल गैमेट लिखना है, एक साइड फीमेल गैमेट लिखना है। तो यहाँ लिख देते हैं, तो क्या था, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। लाइकवाइज इसी तरीके से दूसरे गैमेट्स इस साइड लिखेंगे। तो यहाँ भी लिख देते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये हमने लिख दिए गैमेट्स। अब हमें क्या करना है, इन गैमेट्स को मिक्स करके लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, ये देखो, हमें ऐसे लिखना है आर आर वाई वाई, आर इंटू आर तो 2 आर हो गए, कैपिटल वाई 2 वाई हो गए। ऐसे ही आर, इधर भी कैपिटल आर है, इधर है कैपिटल वाई और ये है स्मॉल वाई। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कैपिटल और स्मॉल होते हैं तो हमेशा डोमिनेंट वाले को पहले लिखा जाता है, इसलिए हम कैपिटल पहले लिखेंगे। यहाँ पे भी हम लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ हम लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। Likewise, capital R, capital R, capital Y, small y, capital R, small y, small y, capital R, small r, capital Y, small y, capital R, small y, small y। इस तरीके से मैं ये पूरा भर रही हूँ। आप लोग भी कॉपी में इसको लिख के देखो, और उसके बाद इसको समझ के देखेंगे हम कि ऐसा क्यों हो रहा है। कैपिटल Y, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल y, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y,
स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो इस तरीके से हमने क्या ऑब्टेन किया, हमने ऑब्टेन जो अभी किया है ये है F2 प्रोजेनी, यानी कि सेकेंड फिलियल जनरेशन। तो ये हो जाती है इन प्लांट्स की सेकेंड जनरेशन यानी F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में कितने प्लांट्स मिलेंगे मेंडल को, इस तरीके के उसको मिले 16 प्लांट्स। तो अगर उसको ऐसे 16 प्लांट्स मिल रहे हैं और ये 16 प्लांट्स फिर कैसे दिखेंगे, अब मेंडल ने ये देखा होगा। तो मेंडल ने देखा कि बाहर से कैसे दिख रहे हैं। आप ये बात अब ऑलरेडी जानते हो कि अगर इनको इनके पेरेंट्स से रिजेंबल करना है, ठीक है, इनका पेरेंट कैसा था, राउंड और येलो, तो अगर इनको अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करना है, राउंड और येलो टाइप का होना है, तो ये राउंड और येलो किस कंडीशन में होंगे, जब इनके पास एक भी कैपिटल आर हो, ठीक है, मिनिमम एक कैपिटल आर हो और मिनिमम एक कैपिटल वाई हो। तो अगर इनके पास एक कैपिटल आर और एक स्मॉल वाई प्रेजेंट है तो ये आपको दिखेंगे कुछ इस तरीके के। तो ये मैं यहाँ चढ़ा देती हूँ, ठीक है, तो ये हमें दिखेंगे कुछ इस टाइप के। तो ये होंगे हमारे राउंड और येलो। तो देख लेते हैं हम राउंड और येलो कितने हैं। तो राउंड और येलो के लिए देखो 1 2 कैपिटल आर भी है, कैपिटल वाई भी है, 3 4 ये है क्या है, 5 ये है नहीं है, 6 ये भी नहीं है, 7 ये भी है, 8 नहीं है नहीं है, ये भी है, 9 नहीं है नहीं है नहीं है। तो टोटल मिला के राउंड और येलो कितने हैं, राउंड और येलो है 9। अब दूसरा कैरेक्टर क्या आया, दूसरा कैरेक्टर जो देखने को मिलेगा वो मिल सकता है हमें रिंकल्ड और येलो। तो देख लेते हैं रिंकल्ड और येलो कितने हैं। अब रिंकल्ड और येलो होने के लिए क्या चाहिए, रिंकल्ड होने के लिए चाहिए कि दोनों स्मॉल आर साथ में हो, और येलो होने के लिए तो एक भी कैपिटल वाई काफ़ी है। तो हम देख लेते हैं जहाँ जहाँ दोनों स्मॉल आर है उनको, ये दिख रहा है मुझे एक तो रिंकल्ड येलो एक, ये है क्या, बिल्कुल ये भी है 2, और रिंकल्ड येलो ये भी है 3। तो मुझे टोटल मिला के रिंकल्ड और येलो मिल रहे हैं 3। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा कि कितने हैं हमारे राउंड और ग्रीन टाइप के। तो राउंड और ग्रीन कॉम्बिनेशन होने के लिए क्या चाहिए, ग्रीन होने के लिए चाहिए भैया दोनों स्मॉल वाई, राउंड होने के लिए एक भी कैपिटल आर सफिशिएंट है। तो एक तो ये हो गया राउंड और ग्रीन, एक ये हो गया राउंड और ग्रीन, और एक ये है राउंड और ग्रीन। तो राउंड और ग्रीन तब बनते हैं जब एक भी कैपिटल आर और दोनों स्मॉल वाई साथ में प्रेजेंट हो। और अब जो बचा आखिरी, ये क्या है, ये है हमारा रिंकल्ड और ग्रीन। तो रिंकल्ड और ग्रीन है हमारे पास एक। तो ये जो मेंडल को प्लांट्स मिले ना, जब इनकी सीड को देखा तो इनको समझ आया कि इनको जब बाहर से देख रहे हैं तो इनका जो फिनोटाइप आ रहा है वो आ रहा है 9:3:3:1। तो फिनोटाइप क्या आया, फिनोटाइप आया 9:3:3:1। इसका क्या मतलब है कि टोटल जो 16 प्लांट्स मिले इनमें से 9 प्लांट्स उनको मिले पेरेंटल कॉम्बिनेशन के, मतलब ब्राउन और येलो, 3 मिले उनको एक नए कॉम्बिनेशन के जो थे रिंकल और येलो, 3 मिले इनको जो मिले राउंड और ग्रीन, और एक इनको मिला जो था रिंकल्ड और ग्रीन। तो ये थे हमारे कॉम्बिनेशंस जो डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद निकल के आए। तो ये है राउंड येलो 9, रिंकल्ड येलो 3, राउंड ग्रीन 3 एंड रिंकल्ड ग्रीन 1। तो ये है phenotype ratio for the F2 generation in a dihybrid cross। phenotype ratio के बाद बेटा एक जीनोटाइप का रेशियो भी होता है। जीनोटाइप का रेशियो इन द सेंस कि बाहर से तो ये राउंड और येलो दिख रहे हैं, पर क्या अंदर से सबकी जीन सेम है, सबके पास सेम टाइप की एलील्स हैं या नहीं। तो जब हम अंदर से इसका जीनोटाइप देखने की कोशिश करते हैं तो हम इसे कहते हैं जीनोटाइप रेशियो, या अंदर से जेनेटिक मेकअप देखते हैं तो इसे कहते हैं जीनोटाइप रेशियो। इसका जीनोटाइप रेशियो वैसे तो निकालना ईजी है बट हमारे सिलेबस में नहीं है। कैसे निकालते हैं, जैसे ये देख लो आप कि आपने देख लिया कि कैपिटल आर कैपिटल वाई कितने हैं,
एक दिखे तो वहाँ ले जाके लिख दिया 1। फिर हमने देखा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने हैं, तो ये भी ना 2 ही दिखेंगे, तो हम यहाँ ले जाके लिख देंगे 2। फिर हमने देखा कैपिटल आर स्मॉल वाई कितने हैं, तो वो हमें दिखा 1, तो वो हम यहाँ लिख देंगे। फिर जो हम नेक्स्ट देख रहे हैं वो क्या है, वो हमें दिख रहा है ये क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कितने हैं, ये होंगे 4, तो यहाँ ले जाके फिर हम 4 लिख देंगे। तो इस तरीके से हम एक करके इनको लिखते हैं। इसको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है, इसको आप याद कर सकते हो एज 12 12 4 21 21, ठीक है। तो कैसे याद करोगे, ऐसे नंबर याद कर लो 12 12 4 21 21, और इन सब के बीच में ले जाकर रेशियो लगा देना, तो ये हो जाएगा आपका जीनोटाइप का रेशियो। अब टोटल मिला के जो 16 प्लांट्स थे, इनमें आपको 9 अलग अलग टाइप की जेनेटिक मेकअप मिलता है और 4 अलग अलग टाइप के बाहर से दिखने वाली मॉर्फोलॉजी या अपीयरेंस दिखाई देती है। इसलिए फिनोटाइप में 4 वैरायटी आई, बट जीनोटाइप में है 9 वैरायटीज़। आप इनको प्लस करके देख लो, टोटल 16 प्लांट्स आ जाएंगे, जैसे कि 1 + 2 3, 3 + 1 4, 5 6, 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल ये 16 प्लांट्स हैं। और ये है हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप का रेशियो। तो ये चीज़ थी जो मेंडल ने 2 फैक्टर्स को देखने के बाद समझी। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप में एक बार दोबारा लिख देती हूँ। ये है हमारे F2 जनरेशन के लिए डाई हाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है। तो ये क्या है, ये है 9:3:3:1। और हमारा दूसरा रेशियो क्या है, दूसरा है हमारा जीनोटाइप आएगा हमारा 1:2:1:2:4:2:1:1, ठीक है। तो ये आएगा हमारा जीनोटाइप का रेशियो। तो हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियोज भी देख लिए हैं और हमें पता है क्या क्या वेराइटीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद ना इनकी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। इनको लगा कि ये 2 कैरेक्टर्स ने आपस में तो हमेशा ऐसा लिंकेज दिखाया ही नहीं, इनने ये तो कहा ही नहीं कि हमें साथ ही जाना है, जैसे कि डोमिनेंट साथ नहीं जा रहे हमेशा, या जो हमारा पेरेंटल कॉम्बिनेशन था राउंड और ग्रीन वो हमेशा साथ नहीं जा रहे। तो इनको समझ आया कि ये 2 कैरेक्टर्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है। सीड का जो शेप है वो एक ऑल टुगेदर अलग तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है और सीड का जो कलर है वो ऑल टुगेदर अलग तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब इन दोनों को एक दूसरे से एज सच कोई मतलब नहीं है। तो जब इन्हें ये समझ आया कि इन दोनों कैरेक्टर्स को एज सच एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, तो इन्हें ये समझा इन्हें मतलब किस बात से, तो इन्हें मतलब है अपना इंडिविजुअल रेशियो से। ये अपना इंडिविजुअल रेशियो फॉलो कर रहे हैं। ये बात आप कैसे बताओगे, ये बात आप ऐसे बता सकते हो जैसे कि हमारे पास राउंड येलो थे, कितने थे टोटल मिला के, देखो कॉपी में थे 9, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास जो थे राउंड और ग्रीन वो कितने थे, वो थे 3। ऐसे ही हमारे पास हैं रिंकल्ड और येलो, ये भी हैं 3। और हमारे पास है रिंकल्ड और ग्रीन, ये है हमारे पास 1। तो इसमें अब आप क्या करो, इसमें आप ये देखो कि हमारे राउंड कितने हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले राउंड देख लेते हैं कितने हैं। तो राउंड कितने हैं, 9 + 3 कितने होते हैं 12, और रिंकल्ड कितने हैं 3 + 1 कितने होते हैं 4। इनको काटो, क्या आ रहा है 3:1। तो जब हम इन्हें काटते हैं तो हमारे पास इनका नॉर्मल रेशियो आ जाता है 3:1 का। मतलब इनने तो अपना डोमिनेंट और रिसेसिव वाला 3:1 का रेशियो फॉलो किया है, इनको दूसरे ट्रेट के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। लाइकवाइज ये सेम चीज़ इसके लिए भी ट्रू है। येलो कितने हैं 12, ग्रीन कितने हैं 4, 3:1, यानी कि इनको दूसरे कैरेक्टर से लेने देना नहीं होता। ये कैरेक्टर्स कभी भी जब एक डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम इनको स्टडी करते हैं, तो जब 2 ट्रेट्स अलग अलग होते हैं तो ये अपना इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, यानी इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं।
और ये दो ट्रेट्स आपस में लिंक्ड नहीं रहते। तो ये मैक्सिमम केसेस में ट्रू है, ठीक है, मैक्सिमम केसेस में बात सही है कि ये दोनों अपना अपना इंडिविजुअल जाने वाले हैं आगे और एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि ट्रेट्स एक्सप्रेस कैसे होते हैं, मतलब हाउ डू द ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। देखो ट्रेट्स कैसे एक्सप्रेस होते हैं उसके लिए हम वापस वहीं चलते हैं जहाँ हम फर्स्ट क्लास में थे। कहाँ थे, हमने पढ़ा था एक सेल है, सेल के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल है, तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये बना है डीएनए का और प्रोटीन्स का। जब ये इस फॉर्म में रहता है, मेश के फॉर्म में, ये तब रहता है जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, तो तब हम इसे कहते हैं एज क्रोमैटिन मटेरियल। बट जैसे ही बेटा सेल डिवाइड करने वाला होता है ये क्रोमैटिन मटेरियल खुद को कंडेंस करते हैं और कंडेंस करके कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू क्रोमोसोम्स। तो हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना एक क्रोमोसोम नंबर होता है। जैसे हमने बात कर रखी है पहले ही कि ह्यूमंस जैसे हमारा क्रोमोसोम नंबर है 46, क्योंकि हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स है जो पेयर में प्रेजेंट है। 23 का एक सेट मम्मी ने दिया है, 23 का एक सेट पापा ने दिया है, जिसके कारण हमारे पास वापस 46 क्रोमोसोम्स हो गए। तो हमारे पास इस तरीके से क्रोमोसोम्स रहते हैं। अब इन क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है, इनके अंदर भी यही डीएनए है और प्रोटीन्स हैं जिनने इसको बाइंड कर रखा है साथ में। फिर हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट है, हर छोटा छोटा फंक्शनल सेगमेंट जो होता है डीएनए का वो कहलाता है जीन। तो ये जीन है बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि यही वो जीन है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है फॉर योर कैरेक्टर्स। तो हर एक कैरेक्टर के लिए हमारी बॉडी में एक एक जीन प्रेजेंट होती है। तो डीएनए का ये फंक्शनल सेगमेंट जीन कहलाता है। तो आप ये बात ऑलरेडी जानते हो कि हर कैरेक्टर के लिए जीन है। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इमेजिन करें हम कि जो हमारे प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स के पास भी ग्रोथ होनी है, तो कोई ना कोई तो ऐसा हार्मोन है, सपोज करो ऑक्सिन, जो उनके लिए ग्रोथ प्रमोट कर रहा है, जो उनकी ग्रोथ बढ़ के लिए, मतलब प्लांट की हाइट को बढ़ाने के लिए आपको एक हार्मोन चाहिए। बट इस हार्मोन को बनाने के लिए हो सकता है आपको एक एंजाइम चाहिए हो, और वो एंजाइम के लिए भी प्लांट की बॉडी में एक जीन होगी। तो हम इमेजिन करते हैं कि ये एक क्रोमोसोम था, ये उसके ऊपर प्रेजेंट एक जीन है, ठीक है। अब इस जीन के अंदर कैसी इंफॉर्मेशन है, ये कितना एंजाइम बना सकती है, कितना नहीं। अगर ये ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आई है कि हाँ बहुत सारे एंजाइम का प्रोडक्शन करवाएगी, तो बहुत सारा एंजाइम बनेगा, विच इन टर्न विल प्रोड्यूस काफ़ी सारा हार्मोन, और जब काफ़ी सारा हार्मोन बनेगा विच विल इवेंचुअली रिजल्ट इनटू बहुत सारी प्लांट की ग्रोथ। बट वहीं अगर इस जीन के अंदर इंफॉर्मेशन है कि नहीं, मुझे तो ऐसी इंफॉर्मेशन मिली नहीं है, मैं तो इतना सारा एंजाइम बनवा ही नहीं पा रही, तो क्या होगा, हार्मोन भी बनेगा कम, लेस एंजाइम सो लेस हार्मोन, एंड इवेंचुअली लेसर विल बी द प्लांट ग्रोथ। तो इससे हमने क्या समझा, इससे हमने ये समझा कि कोई सा भी कैरेक्टर क्यों ना हो, वो अल्टीमेटली वैसा बन रहा है जैसा ये जीन बता रही है। सो इट इज़ द जीन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल। जैसी जीन आपको मिली है आपके पेरेंट्स से, जैसी जीन आपने इनहेरिट करी है, वैसा वो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है और वैसा ही वो कैरेक्टर दिखता है। इसके अलावा उस कैरेक्टर पे और किसी चीज़ का असर नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर जिस चीज़ का मेजर असर पड़ रहा है वो ये जीन कैसी है उस बात का। अगर दोनों डोमिनेंट टाइप की एलील्स मिल गई थी, दोनों डोमिनेंट टाइप की हैं साथ में, तो डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो पाता है। अगर दोनों रिसेसिव हैं तो रिसेसिव एक्सप्रेस हो पाता है। तो अल्टीमेटली नो मैटर व्हाट, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द जीन्स यू हैव गॉट इनहेरिटेड। कौन सा क्रोमोसोम, उसमें कौन सी जीन्स, वो डिटरमाइन करती हैं कि आपका कैरेक्टर कैसा एक्सप्रेस करेगा। तो ये है कि हमारी traits कैसे एक्सप्रेस होते हैं। सो दे आर गेटिंग एक्सप्रेस्ड बिकॉज ऑफ द जीन्स विच यू हैव इनहेरिटेड फ्रॉम योर पेरेंट्स। सी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से कि हाउ डू द जर्म सेल्स मेक अ सिंगल सेट ऑफ जीन्स फ्रॉम द नॉर्मल 2 कॉपीज दैट ऑल अदर सेल्स इन द बॉडी हैव। ठीक है, ये कह रहे हैं जब आपकी बॉडी के बाकी सारे सेल्स में दो कॉपी हैं, तो फिर ऐसा कैसे है कि आपकी जर्म सेल्स में एक सिंगल सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट है। तो चलो इस बारे में विचार करते हैं। ये देखो,
देखो ये मैंने क्या किया है, मैंने बनाए हैं 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। एक के अंदर मैंने दिखाया है कि मदर का है, एक के मैंने अंदर दिखाया है फादर का है। अब होगा क्या, मदर और फादर की बॉडी में कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं। आप रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हो तो आपको ये मालूम है कि ये स्पेशलाइज सेल्स टेस्टिस और ओवरीज में मिलते हैं, ठीक है। तो मदर की बॉडी में आपको मिलेंगी ओवरीज, फादर की बॉडी में मिलेंगे टेस्टिस, और इनके अंदर ये स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट हैं जिनके अंदर कैपेसिटी है कि वो एक स्पेशल टाइप का सेल डिविजन कर सकते हैं, विच इज़ नोन एज मियोसिस। तो यहाँ से ये वो स्पेशल सेल्स हम मान लेते हैं जिन्हें हम गैमेट मदर सेल्स कह रहे हैं। ये गैमेट मदर सेल्स अंडरगो कर सकते हैं मियोसिस। जब ये मियोसिस अंडरगो करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा कुछ ऐसा काम कि 2 में से केवल एक ही जाएगा। तो अब ये मदर की बॉडी में 2 क्यों है, इनकी बॉडी में 2 इसीलिए हैं भैया क्योंकि एक इनको इनकी मदर ने दिया था, एक इनको इनके मतलब मेल पेरेंट ने दिए थे, एक फीमेल पेरेंट ने, एक मदर और एक फादर ने दिया था, तो इसलिए इनके पास भी 2 हैं। अब ये इन दोनों में से कोई सा भी दे सकती हैं इस चाइल्ड को, क्योंकि इनके हाथ में तो है नहीं, तो इन 2 में से कोई एक चला गया वहाँ। तो सपोज कर लेते हैं ये वाला चला गया, फिर ऐसे ही इन 2 में से भी कोई एक चला गया और इन 2 में से भी कोई एक चला गया। तो टोटल मिलाकर इनके पास 3 पेयर थे, इनके पास केवल 3 इन नंबर है। ऐसे ही ये वाला गैमेट जो बना, इसको हम मान लेते हैं कि ये बना है ओवम, तो फीमेल बॉडी में ओवम बनता है, तो ये है फीमेल गैमेट। ऐसे ही मेल बॉडी में बनेगा स्पर्म, तो जब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो भी यही चीज़ होने वाली है। क्या चीज़ होने वाली है कि इन 2 में से कोई एक जाएगा, इन 2 में से भी कोई एक जा सकता है, और ये पर्पल वाले 2 में से भी कोई एक जा सकता है। तो इनके पास भी ये इस तरह से 3 जाएंगे। अब क्या होगा, अब जब ये होगा तो ये किसी भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है पापा के पास एक उनकी पापा वाला और एक उनकी मम्मी वाला था, मतलब हमारे दादा और हमारी दादी वाला, हो सकता है उन्हें दादा वाला दे दिया, हो सकता है इन्हें नानी वाला दे दिया। तो जब ये मिक्स होंगे तो हमारे पास एक अलग कॉम्बिनेशन आएगा। तो इसीलिए हम और हमारे ब्रदर सिस्टर्स एकदम सेम पेरेंट के बच्चे हैं, उसके बाद भी हम एक दूसरे जैसे एग्जैक्टली नहीं दिखते, क्योंकि हम उनसे कौन सा क्रोमोसोम इनहेरिट कर रहे हैं, उसके अंदर कौन से कैरेक्टर की जीन है, उससे आ जाता है पूरा का पूरा फ़र्क। तो इसीलिए सब थोड़े थोड़े एक दूसरे से अलग दिखते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज़्यादा आता है। और अब जब ये 2 गैमेट्स कंबाइन होंगे तो ये दोनों गैमेट्स कंबाइन होकर आपका डिप्लॉयड नंबर वापस से कांस्टेंट कर देंगे, और जो जितने क्रोमोसोम मदर फादर में थे एग्जैक्ट उतने ही क्रोमोसोम इस चाइल्ड में वापस से आ जाएंगे। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन होता है विच इज़ नोन एज मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन। तो जब ये मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन होगा तब इन ये स्पेशल टाइप के गैमेट्स बनेंगे। हमारी बॉडी के कोई दूसरे सेल्स ये मियोटिक डिवीजन नहीं करते हैं अपार्ट फ्रॉम द स्पेशल सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। These special cells are known as the gamete mother cells. When they undergo meiosis, these gametes are being produced. Okay? So each gene set is present not as a single long thread of DNA, but as separate independent pieces, each called a chromosome. तो ये कह रहा है भैया ऐसा नहीं है कि डीएनए की एक पूरी लेंथ पे लाइन से जीन्स प्रेजेंट है, ये ऐसे प्रॉपर रॉड शेप्ड क्रोमोसोम्स में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट रहती हैं। तो ये ऐसे बहुत सारी जीन्स होंगी एक एक क्रोमोसोम के ऊपर, और ऐसे न जाने अपने पास तो 23 पेयर्स हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स के पास अलग अलग होते हैं, तो ऐसे अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं। Thus, each cell will have 2 copies of each chromosome, one from each male and the female parent. Every germ cell will take 1 chromosome from each pair and these may be of either maternal or paternal origin. तो ये जो 2 क्रोमोसोम्स थे ये एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर था और ये दूसरे की बॉडी में था, तो हो सकता है ये इनको इनकी मदर से, ये इनको इनके फादर से मिला हो, ये इनको इनकी मदर से इनके फादर से मिला हो। और अगर ये हमारे मदर फादर हैं तो अब जो नए गैमेट्स बनेंगे हो सकता है एक में वो ये वाला दे दें, एक में वो ये वाला दे दें, तो इसीलिए ये वैरायटी और कॉम्बिनेशंस डेवलप हो पाते हैं। अब क्योंकि हम इतना क्रोमोसोम कर रहे हैं ना, तो हम अपने बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। हमारे पास प्रेजेंट है टोटल मिलाकर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। इनमें से बेटा जो 22 पेयर होते हैं वो होते हैं हमारे सारे
सोमैटिक कैरेक्टर्स के लिए, मतलब हमारे सारे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के लिए, मतलब जिनका रिप्रोडक्शन से लेना देना नहीं है। तो 22 पेयर्स ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन से लेना देना जिनका नहीं है, ऐसे वाले 22 पेयर्स को हम कहते हैं एज ऑटोसोम्स। ठीक है, फिर एक है, तो एक क्या है, एक हमारे पास है ऐसा क्रोमोसोम जो डिटरमाइन कराता है किसी इंडिविजुअल का सेक्स। ये जो क्रोमोसोम है ये हमारा लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है विच इज़ द 23rd पेयर, और जो हमारा 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ये कहलाता है एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम। तो ये जो एक पेयर है ये कहलाता है 23rd नंबर का पेयर, ये कहलाता है एज द सेक्स क्रोमोसोम। अब आपको पता है खासियत क्या है, खासियत ये है कि 22 पेयर चाहे मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो सब में सेम है। मेल और फीमेल में अलग क्या है, अलग है ये 23rd क्रोमोसोम, क्योंकि फीमेल्स के पास ये जो 23rd क्रोमोसोम्स हैं ये पेयर में होते हैं और उनके पास होते हैं 2 एक्स क्रोमोसोम्स। तो फीमेल्स के पास आपको 2 एक्स क्रोमोसोम्स मिलेंगे और एक्स क्रोमोसोम पे कुछ जीन्स भी लोकेटेड रहेंगी। बट जो मेल है, मेल पेरेंट में क्या मिलेगा आपको या मेल ऑर्गेनिजम्स में, उनमें आपको मिलेगा कि ये एक पेयर में नहीं है, इनमें प्रेजेंट है एक एक्स क्रोमोसोम और एक छोटा सा वाई क्रोमोसोम। तो मेल्स में डिसिमिलर होते हैं ये, एक्स और वाई होता है, एक एक्स और एक वाई, जबकि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जिसके कारण मेल्स अलग हैं और फीमेल्स अलग हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम ही है जो सारे सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये 23rd पेयर था। अब हमारे में सेक्स डिटरमाइन होता है इसी क्रोमोसोम के पेयर के ऊपर कि चाइल्ड को कौन से क्रोमोसोम मिल रहे हैं। अगर उसको मदर और फादर दोनों एक्स क्रोमोसोम दे देंगे तो वो फीमेल चाइल्ड बनेगी। अगर उसको मदर और फादर एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम देंगे तो वो बनेगा मेल चाइल्ड। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस इज लिंक्ड जेनेटिकली। हमारे में सेक्स का एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म्स ऐसे हैं, लोअर एनिमल्स हैं, जिनमें हीट कितनी दे रहे हो आप एग को, वो कितनी देर इंक्यूबेट हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि उसका सेक्स क्या होगा। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। सेक्स गैमेट फॉर्मेशन जब हुआ उसके बाद जब जाइगोट बन रहा था, कौन सा गैमेट कौन से गैमेट के साथ फ्यूज़ हुआ उसी टाइम पर डिटरमाइन हो जाता है। तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन सेक्स हमारे में डिटरमाइन हो चुका होता है। तो अब सेक्स डिटर्मिनेशन को समझने के लिए हम ये देखें कि भैया एक मेल है एक है फीमेल। मेल के पास प्रेजेंट है 22 प्लस XY। ये काय में प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है इस गैमेट में। तो इस गैमेट में है 22 प्लस या तो X कंडीशन या तो 22 प्लस Y कंडीशन। तो ऐसी कुछ कंडीशन मेल गैमेट्स में होगी, या तो उनके पास 22 ऑटोसोम्स तो जाएंगे ही जाएंगे और या तो X जा रहा है साथ में या तो Y जा रहा है। जबकि फीमेल्स में क्या होगा, फीमेल्स में ये होगा कि 22 के साथ हमेशा ही X जा रहा है, क्योंकि दूसरा क्रोमोसोम भी इनका X ही है, तो Y जाने का कोई सवाल उठता ही नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए हमें कि जितने भी ओवम बनेंगे या जितने भी X सेल्स बनेंगे उन सब के अंदर X क्रोमोसोम जाएगा, बट जितने भी स्पर्म्स बनेंगे उनमें से आधों में X जा रहा है और आधों में Y जा रहा है। तो यहाँ 50% प्रोबेबिलिटी है कि स्पर्म के अंदर X है या Y है। अब कौन सा स्पर्म आकर फ्यूज़ करेगा एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, उस पर डिपेंड करेगा इस चाइल्ड का सेक्स। अगर X के साथ Y फ्यूज़ कर जाए तो बनेगा मेल चाइल्ड, अगर X के साथ X फ्यूज़ कर जाए तो बनेगी आपकी फीमेल चाइल्ड यानी गर्ल चाइल्ड। तो यहाँ से हमें ये चीज़ समझ आ रही है बेटा कि बच्चे का क्या सेक्स है उसको डिटरमाइन करने में उसकी मदर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड मदर ने बच्चे को X क्रोमोसोम ही दिया था। तो मदर के पास सारे गैमेट्स एक जैसे हैं, सब गैमेट्स में X ही क्रोमोसोम है। तो चाहे बच्ची लड़की बने चाहे लड़का बने, मदर ने उसको X ही दिया है। तो मदर का सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल जेनेटिकली नहीं होता है। तो रोल किसका है, रोल है फादर का, क्योंकि भैया फादर हैं जो आपको Y क्रोमोसोम दे रहे हैं या आपको X क्रोमोसोम दे रहे हैं।
तो आप गर्ल हो या बॉय हो, ये जेनेटिकली डिटरमाइन होता है आपके फादर से, कि आपके फादर के स्पर्म में कौन सा क्रोमोसोम था जो मदर के एग के साथ आके फ्यूज़ हुआ है। अगर आप एक गर्ल चाइल्ड बने हो मतलब वहाँ पर एक्स क्रोमोसोम था, अगर आप एक मेल चाइल्ड यानी बॉय हो तो वहाँ पर एक वाई क्रोमोसोम था। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में द फीमेल हैज़ नो रोल टू प्ले, इट इज़ ओनली द फादर who can genetically determine the sex of the child। मैं जेनेटिकली क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसे उनके हाथ में भी नहीं है, ये गैमेट उनको दिख नहीं रहा है, उसके अंदर का क्रोमोसोम उनको दिख नहीं रहा है, वो अपने मन से नहीं फ्यूज़ करा रहे हैं, बट इनके अंदर अलग अलग है, इसलिए जेनेटिकली इनका हाथ है। बाकी तो बाय गॉड्स ग्रेस जो भी गैमेट्स आपस में आकर फ्यूज़ हो जाएंगे, उस टाइम पे जो गैमेट ट्रेस जीत जाएगा वो फ्यूज़ करेगा और उसका डेवलपमेंट उस तरीके से होगा, या तो बॉय चाइल्ड बनेगा या तो बनेगी फीमेल चाइल्ड या गर्ल चाइल्ड। तो हमारे में सेक्स डिटर्मिनेशन जेनेटिकली ही किया जाता है। With this we will wrap heredity, or in our next class we will be learning more about evolution. That's all. Thank you.